प्रकरण 20 अद्भुत इंद्रजाल। छुट्टी पूरी होने पर गोरिंग साहब फिर हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए और 2-4 दिन बाद मुझसे भेंट करने आए। मैं उनसे बड़े प्रेम से मिला और घंटों बातें करता रहा। हम दोनों बंगले के बरामदे में बैठे हुए प्रेमालाप कर रहे थे कि वहाँ अचानक एक प्रसिद्ध इंद्रजालिक, एक मशहूर मदारी आ पहुँचा। उस आदमी का बंगाल में बड़ा नाम था। मंत्र विद्या में वह अद्वितीय था। लोग कहते तो ऐसा ही थे। मैं भी उसे एक अलौकिक इंद्रजालिक समझता था। उसके अनेक अद्भुत अद्भुत खेल मैंने देखे थे। उसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा कि अब गोरिंग के अविश्वास को दूर करने का मौका आ गया। मैं हिंदुस्तानी बोलने लगा जिसमें वह मांत्रिक भी मेरी बातचीत समझ सके। मैं उसकी विद्या की प्रशंसा करने लगा और गोरिंग निंदा। गोरिंग ने उसे सुनाकर बार बार इस बात पर जोर दिया कि मंत्र विद्या बिल्कुल झूठ है। इंद्रजाल कोई चीज़ नहीं, अति प्रकृत बातों का होना असंभव है। इस मधुर टीका को वह इंद्रजालिक चुपचाप सुनता रहा। उसने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला। उस समय मेरे पास और भी 2-1 आदमी बैठे थे। उनमें से एक और आदमी ने भी इस मशहूर मदारी के खेल देखे थे। वह मेरी तरफ हो गया। उसने मेरा पक्ष लिया। उसने कहा, मैंने इस मनुष्य के किए हुए अद्भुत तमाशे अपनी आंखों से देखे हैं। उनमें से एक का वृत्तांत मैं आपको सुनाना भी चाहता हूँ। सुनिए। एक दिन इस इंद्रजालिक ने खेल शुरू किया। इसके साथ एक लड़का था। उसे बुलाकर इसने पास बिठलाया। फिर इसने सुतली का एक बंडल निकाला। उसका एक सिरा इसने जमीन में भीतर गाड़ दिया। फिर उस बंडल को इसने आकाश की तरफ फेंक दिया। सुतली सीधी आकाश में चली गई और जाते जाते लोप हो गई। तब इसने उस लड़के को हुक्म दिया कि वह सुतली पर चढ़कर आकाश की सैर कर आवे। लड़का उस पर चढ़ा। जैसे लोग ताड़ के पेड़ पर चढ़ते हैं, वैसे ही वह उस पर झट झट चढ़ता गया। धीरे धीरे उसका आकार छोटा मालूम होने लगा, यहाँ तक कि दूरी के कारण वह कुछ देर में अदृश्य हो गया। तब तक यह मदारी महाशय और खेल खेलने लगे। कोई आध घंटे बाद इसे उस लड़के की याद आई। गोया अभी तक उसकी याद ही न थी। इसने उसे आवाज़ देना शुरू किया। उसे आकाश से नीचे उतारने की इसने बहुत कोशिश की, पर सब व्यर्थ हुई। उस लड़के ने ऊपर ही से जवाब दिया कि अब मैं नीचे नहीं उतरता। यह सुनकर इसे बहुत क्रोध आया। इसने एक छुरा निकाला और उसे अपने दांतों में दबाया। तब यह भी उस लड़के ही की तरह उस सुतली पर चढ़ने लगा। कुछ देर में छोटा होते होते यह भी अदृश्य हो गया। 2-4 मिनट बाद आकाश से बड़ी ही करुणाजनक चिल्लाहट सुनाई पड़ी। ऐसा मालूम होता था जैसे कोई किसी को मारे डालता है और वह अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। इतने में आकाश से खून की वर्षा शुरू हुई। इससे हम लोगों को निश्चय हो गया कि इसने उस लड़के का खून कर डाला। इसके बाद उस लड़के के हाथ पैर कट कट कर खून से भरे हुए गिरने लगे। कुछ देर में उसका कटा हुआ सिर भी जमीन पर आ गिरा। उसके साथ ही उसका धड़ भी धड़ाम से नीचे आया। कुछ मिनट बाद यह मांत्रिक भी आकाश से उतरता हुआ देख पड़ा। खून से भरा हुआ छुरा उसके मुंह में था। इस तमाशे को देखकर देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए, पर इसके लिए गोया यह कोई बात ही न थी। यह धीरे धीरे नीचे उतरा और सुतली को ऊपर से खींचकर इसने उसका पूर्ववत बंडल बनाया। तब इसने उस लड़के के हाथ पैर सिर वगैरह को इकट्ठा करके एक चादर के नीचे ढक दिया। जब तक इसने खेलने की चीज़ें वगैरह अपने पिटारे में रखी, तब तक वह चादर वैसी ही ढकी रही। जब इसे और कामों से फुर्सत मिली, तब इसने उस चादर को एक झटके से ऊपर खींच लिया। चादर खींचते ही वह लड़का हंसता हुआ उसके भीतर से निकल आया। उसके बदन पर खून का जरा भी निशान न था। यह तमाशा देखकर सब लोग दंग हो गए। यहाँ पर हम यह कह देना चाहते हैं कि इस तरह के खेल का हाल लोगों ने अक्सर सुना होगा, क्योंकि अब तक सुनते हैं इस तरह के खेल होते हैं। पर स्माइलस साहब कहते हैं कि उनके मित्र गोरिंग को इस पर विश्वास नहीं आया। उसने यह बात हंसी में उड़ा दी। अब स्माइल्स की कहानी सुनिए। अब यह ठहरी कि गोरिंग का अविश्वास दूर करने के लिए उसे कोई अद्भुत खेल दिखाया जाए। उस इंद्रजालिक ने हमारी बात कबूल कर ली। हमने उससे कहा कि कल तुम मेजर साहब के बंगले पर तीसरे पहर आओ और गोरिंग को अपनी विद्या दिखलाओ। उसने कहा, हुजूर के सामने जो कुछ सेवा बन पड़ेगी करूँगा। बस इतना ही कहकर उसने हम सबको बड़े अदब से सलाम किया और वहाँ से वह चलता हुआ।
दूसरे दिन यथा समय हम लोग मेजर साहब के बंगले पर इकट्ठे हुए। घोरिंग के सिवा और भी कई आदमी वहाँ थे। एक इंजीनियर भी तमाशा देखने के लिए आया था। वह भी मेरा मित्र था। उसका नाम था जर्मिन। वह अपने साथ तस्वीर उतारने का एक छोटा सा कैमरा भी ले आया था। कैमरा इतना छोटा था कि उसके पॉकेट में आ जाता था। कुछ देर में हम लोगों ने दो आदमियों को मैले कुचेले कपड़े पहने हुए कुछ दूर पर एक पेड़ के नीचे देखा। यह वही कल का इंद्रजालिक और उसका एक साथी था। हम लोगों ने उनको अपने पास बुलाया। वे आए। उनके पास था क्या? सिर्फ एक पिटारी, दो एक छोटे छोटे डिब्बे और फटे पुराने कपड़ों और चीथड़ों की एक गठरी, बस। मेजर साहब की आज्ञा मिलते ही खेल शुरू हुआ। मदारी मियाँ बंगाली थे। उम्र उसकी कोई 60 वर्ष के करीब होगी। उसने अपनी पिटारी में हाथ डाला और उसके भीतर से एक काला नाग बाहर निकाला। निकलते ही उसने अपना फन उठाया और फुफकार मारते हुए उसे इधर उधर हिलाना शुरू किया। दूसरा आदमी उसके सामने मोहर तुम्बी बजाने लगा। तब वह सर्प अपना फन और भी अधिक लहराने लगा। जैसे जैसे मदारी महाशय के मनोहर वाद्य का सुर चढ़ने लगा, वैसे ही वैसे सर्प की फणा भी ऊंची होने लगी। यहाँ तक कि कुछ देर में यह मालूम होने लगा कि वह हवा में निराधार हिल रही है। उसका रंग अत्यंत काला था। फणा बहुत ही तेजस्क थी। जान पड़ता था कि फन पर दैदीप्यमान रत्न जड़े हुए हैं। जब खेल इस अवस्था को पहुंचा, तब जर्मिन ने उस दृश्य का एक फोटो लिया। कैमरे के बटन की आवाज़ आई और प्लेट ने छाया ग्रहण कर ली। यद्यपि मैं तमाशे में तन्मस्त था, तथापि मैंने प्लेट का गिरना सुन लिया। अब एक विलक्षण महाविलक्षण बात हुई। तमाशे में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ, परंतु कब हुआ यह हम लोगों ने नहीं देखा पाया। स्वच्छ आकाश सहसा काला हो गया। प्रकाशवती दिशाओं ने श्यामल लता धारण की। सब तरफ बादल से घिर आए। इतने में उस सर्प की फणा ने स्त्री का रूप धारण किया और उस रूप में वह पूर्ववत आकाश में नृत्य करने लगी। मदारी अपनी मोहर को बजा रहा था, पर जान पड़ता था कि वह हम लोगों से कुछ दूर पर बजा रहा है। था वह पास ही, पर सुर में अंतर हो गया था। कुछ देर में वाद्य बंद हुआ, परंतु वह सर्पिणी नारी अपने कृष्ण मणिमय रत्नों को प्रकाश में नाचती ही रही। इतने में उसने अपना रूप बदल डाला। वह दिव्य रूप हो गई। उसके मुखमंडल पर अप्रतिम प्रभा छा गई। उसने अपने विशाल नेत्रों से हम लोगों की तरफ निनिमेष भाव से देखना शुरू किया। हम लोग उसके अद्भुत रूप को देखकर दंग हुए। वैसा रूप हमने कभी पहले नहीं देखा था और न अब आगे कभी देखने की संभावना ही है। उसके निरुपम रूप, उसके त्रिभुवन जयी नेत्र और उसके मोहक लावण्य ने हम लोगों को बेहोश सा कर दिया। हमारी चित्तवृत्ति उसी के मुखमंडल में जाकर प्रविष्ट हो गई। शरीर मात्र से हम लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे रह गए। घोरिंग की दशा भयंकर हो गई, क्योंकि उस दिव्य नारी की नज़र सबसे अधिक उसी की तरफ थी। हम सब बंगले के बरामदे में थे। खेल कुछ दूर नीचे ही हो रहा था। वह स्त्री नाचते नाचते क्रमशः आगे बढ़ी और थोड़ी देर में बरामदे की सीढ़ियों के पास आ गई। जब वह इतना पास आ गई, तब घोरिंग की अजीब हालत हो गई। वह बेतरह भयभीत हुआ सा जान पड़ने लगा। मालूम होता था कि उसे आनंद भी हो रहा है और भय भी हो रहा है। कुछ मिनट बाद उसने बहुत धीरे से 2-4 शब्द कहे, पर उसने क्या कहा हम लोगों ने नहीं समझा। इतने में उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और उठकर उस नाग बाला को वह आलिंगन करने चला। उसका मुंह पीला पड़ गया था और आंखें लाल हो गई थी। उसे इस प्रकार अपनी तरफ आते देख नाग कन्या ने भी अपने बाहुपाश को आगे बढ़ाकर घोरिंग को उससे बांधना चाहा, परंतु हुआ क्या? इस तरह दोनों तरफ से आलिंगन और प्रत्यालिंगन का उपक्रम होते ही वह कन्या वहाँ की वहीं अंतर्हित हो गई। हम लोग होश में आए। ऐसा जान पड़ा मानो हम सब कोई भयंकर स्वप्न देख रहे थे। जब तक खेल होता रहा, जर्मिन को छोड़कर किसी के होश हवास ठिकाने में नहीं रहे। जर्मिन ने 2-1 फोटो उस खेल के लिए। खेल समाप्त होते ही उसने अपना कैमरा नीचे रखा और सोडा वाटर वगैरह मांगा। उस समय उसके हाथ कांप रहे थे। घोरिंग कुछ नहीं बोला। आलिंगन के नैराश्य ने उसे पागल सा कर दिया। वह अपनी कुर्सी पर बैठ गया और जिस जगह वह स्त्री अदृश्य हुई थी उसी तरफ टकटकी लगाकर देखने लगा।
इतने में वह इंद्रजलिक अपना सब सामान इकट्ठा करके जाने को तैयार हुआ। उसे मेजर साहब ने कुछ रुपये देकर विदा किया। जब वह चलने लगा तब उसने गोरिंग की तरफ देखकर कहा, साहब अब भी होश में आइए। पर गोरिंग ने कुछ जवाब नहीं दिया। काठ का सा पुतला वह पूर्ववत उस जगह की तरफ टकटकी लगाए देखता रहा। जर्मिन ने पकड़कर उसे हिलाया पर वह अचल रहा। यह हालत देखकर हम लोग घबरा गए। हम सबने बलपूर्वक उसे उठाने की कोशिश की पर हमारी कोशिश व्यर्थ हुई। वह वहाँ से नहीं हिला। तब हम लोगों ने उसकी छाती पर ब्रांडी के छींटे मारे। इस पर वह होश में आया और सन्निपातग्रस्त आदमी की तरह न जाने क्या बर्राने लगा। हम लोगों ने उसे उठाकर बंगले के भीतर लिटाया। हमने उसके कपड़े ढीले कर दिए और सिर के ऊपर पानी की धारा छोड़ी। तब वह बेतरह घबरा उठा और आश्चर्यचकित सा होकर उठ बोला। चारों तरफ देखकर उसने एक अजब स्वर में कहा, वह क्या है? हम सबने उसे बहुत समझाया। हमने कहा, तुम क्या पागल हो गए हो? वह सब इंद्रजाल था, वह सब भ्रम था। परंतु उसने हमारी एक भी बात न सुनी। मैं उसके पास जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ जरूर जाऊँगा। वह गई कहाँ? इस तरह गोरिंग बकने लगा। यह दशा देखकर मेजर ने डॉक्टर को बुलाया। जर्मिन तो फोटो की प्लेटें तैयार करने में लगा और हम लोग गोरिंग को समझाने में। वह बार बार उठकर भागने की कोशिश करता और हम लोग बार बार पकड़कर उसे रोक रखते। इतने में डॉक्टर आया। उसे देख गोरिंग बहुत बिगड़ा। उसने मुझे एक लात मारी। डॉक्टर ने कहा, इसे उन्माद हुआ है। उसने गोरिंग का दस्ताना फाड़कर पिचकारी से एक औषध उसके हाथ में प्रविष्ट कर दी। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। यदि वह सारा तमाशा भ्रम था तो उसके चित्र कैसे? रात होते ही और लोग तो अपने अपने घर गए। मैं और मेजर साहब बंगले में गोरिंग की देखभाल के लिए जागते रहे। मैंने कहा, मैं कुछ देर सो लूँ। तब तक मेजर साहब गोरिंग के पास बैठे। फिर मैं पहरे पर रहूँगा और मेजर साहब को सोने के लिए छुट्टी दूंगा। मैं बाहर आकर सो गया। कोई 1 बजने का वक्त था कि मेजर साहब घबराए हुए मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि मैं जरा सो गया और उतने में गोरिंग कहीं चला गया। हम लोग गोरिंग को ढूंढने निकले। मेजर साहब एक तरफ गए और मैं दूसरी तरफ। बंगले के पास ही एक बाग था। थोड़ी देर में उसी तरफ से बंदूक की आवाज़ आई। मैं वहाँ दौड़ा गया। मैंने देखा कि मेजर साहब की गाद में गत प्राण गोरिंग पड़ा हुआ है। उसकी गर्दन में सर्पदंश के कई घाव है। पास ही मेजर की गोली से मरा हुआ एक भयंकर सांप भी पड़ा है। यह हृदयद्रावक दृश्य देखकर मैं कांप उठा। अपने मित्र गोरिंग की ऐसी शोचनीय मृत्यु पर मुझे बेहद रंज हुआ, पर लाचारी थी। भवितव्यता बड़ी प्रबल होती है। जनवरी 1906।